Hello students, how are doing? Now today we will continue the next topic, digestion in insects and amphibians. In your book, some animals other than human beings are also given, so we have to study their digestive system and the process of digestion in their body. So let's start the session. In the image you can see a spider is catching a prey. स्पाइडर ने एक शिकार पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। तो स्पाइडर इस शिकार को कैसे डाइजेस्ट करता है, इसका क्या तरीका होता है, ये हम समझेंगे अब। जनरली हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसान क्या होता है, फूड को मॉर्सल को अपने दांतों में मतलब कि माउथ में रखता है, ओरल कैविटी में, और उसे च्यू करता है। और च्यू करने के बाद सलाइवा, टीथ और इन सब की एक्शंस की वजह से फूड बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी माउथ डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में सलाइवा की वजह से। ये हमारा इंटरसेलुलर डाइजेशन है, यानी कि सेल के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम फूड को अंदर डाइजेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर कोई फूड को ब्रेक कर देता है अपनी बॉडी के बाहर, हम फूड को माउथ में रखते हैं, फिर स्टमक में पहुंचता है फूड, तो वो डाइजेस्ट होता है। तो दिस इज ऐसे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर का डाइजेशन। लेकिन जब कभी सेल के बाहर, यानी कि ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड को बाहर डाइजेस्ट करे, यानी कि बाहर छोटे पार्ट्स में ब्रेक करे, तो ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो जो स्पाइडर होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करती है। इसकी जो आपको ये आगे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स को वो क्या करता है, इस प्रे की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो जो वेनम होता है, या जो वेनम ग्लैंड या जहर पॉइजन जो होता है, वो उस प्रे की बॉडी में चला जाता है। चूँकि ये जहर क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ। तो द सब्सटेंसेज विच स्लोज डाउन, और यू कैन से विच स्लो डाउन द नर्वस कंट्रोल आर नोन एज न्यूरोटॉक्सिन्स। तो ये क्या करता है, ये न्यूरोटॉक्सिन चुभो देता है, इंजेक्ट कर देता है अपने प्रे की बॉडी में। अब प्रे क्या होता है, प्रे धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। फिर ये क्या करता है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस ऊपर से सेक्रेट करने लगता है। उसकी बॉडी के ऊपर डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, सेक्रेट करता है। और उसकी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होने पर वो बॉडी ब्रेक होने लगती है डिफरेंट काइंड के सिंपल कंपोनेंट्स में, और फिर वो सिंपल कंपोनेंट्स को सक करके उस न्यूट्रिशन को ले लेता है, ठीक है। तो डाइजेशन इन स्पाइडर्स, दे कैच देयर प्रे एंड स्पाइडर एक्सपेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑन टू दी विक्टिम। विक्टिम का मतलब जिसे उसने पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर सेक्रेट कर देती है। और दीज एंजाइम ब्रेक्स डाउन इट्स बॉडी टिश्यू एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड स्पाइडर सक्स अप दी प्री डाइजेस्टेड लिक्विड टिश्यू। यानी ये क्या होता है, पहले ये क्या करेगी, एक तरीके से कह सकते हो कि सबसे पहले प्रे पकड़ेगी, कैच करेगी, या कह सकते हो इसे हम ये मान सकते हैं ये इंजेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंजेक्ट करेगी वेनम। क्या करेगी? इंजेक्ट करेगी वेनम। वेनम मतलब जहर, ठीक है। वेनम जहर जो होगा वो इंजेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या करेगी, एंजाइम्स को रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? एंजाइम्स को रिलीज करेगी जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। फिर एंजाइम जब सेक्रेट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, प्रे की जो बॉडी होगी, प्रेज बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, स्टार्ट्स ब्रेक इनटू न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट में बदलने लगेगी उसकी बॉडी, ठीक है। और वो जो न्यूट्रिएंट है उसको स्पाइडर क्या करती है, सकअप, चूस लेती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि वो दोबारा से बार बार यही प्रोसेस करती है,
बार बार यही प्रोसेस करती है और डाइजेशन करती है, ठीक है। यानी कि जितने स्टेप मैंने बताए वो सारे के सारे बार बार स्पाइडर करती है। आगे बढ़ते हैं अगले डाइजेशन में। उससे पहले ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये जो आपने पॉइजन डक्ट देखी है, ये पॉइजन ग्लैंड होती है, यहाँ से पॉइजन निकल कर प्रे की बॉडी में जाता है, यहाँ पे पॉइजन भरा हुआ होता है, इस पोर्शन में पॉइजन भरा हुआ होता है, ठीक है। ये पॉइजन डक्ट मतलब ट्यूब कहलाती है जिससे पॉइजन जाता है। आगे बढ़ते हैं डाइजेशन इन हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कैसे डाइजेशन करती है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है, क्योंकि हाउस फ्लाई केवल खाना खाती ही नहीं है, बल्कि एक तो हाउस फ्लाई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो है नहीं कि वो फूड आइटम्स पे बैठेगी, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या होती हैं, फूड आइटम्स पे बैठ के ही उनसे फूड लेती हैं, ठीक है। तो फूड आइटम पे जब ये बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, दे वोमिट ऑन द फूड। ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम की, एमाइलेज की पलटी कर देते हैं, किसके ऊपर, फूड के ऊपर जहाँ बैठते हैं, ठीक है। एमाइलेज की वॉमिट कर देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस इन द वोमिट, उनकी वोमिट, उनकी पल्टी में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस, जिसकी वजह से वो खाना क्या होता है, ब्रेक होने लगता है। और ब्रेक होने के बाद वो प्रोबायोसिस नाम की जो ट्यूब होती है उनके पास, एक फीडिंग ट्यूब होती है, उससे उसे न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं। अब अगर आप डायग्राम देखो तो ये देखो, ये दिख रही है आपको, पलटी कर दी इसने न्यूट्रिएंट की। ये एमाइलेज की क्या है, एमाइलेज की वॉमिट, ठीक है। एमाइलेज वॉमिट है, इसकी वॉमिटिंग हो गई। अब इस वॉमिट से क्या होगा, ये जिस भी आइटम पे है वो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। और फिर वो प्रोबॉसिस, यहाँ पर क्या होती है इसके, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसे मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या होती है, एक इस तरीके से सकिंग ट्यूब होती है, उससे वो क्या करती है, सारा न्यूट्रिएंट चूस लेती है, ठीक है, और अपना डाइजेशन करती है। अब क्या होता है, मक्खी केवल खाने पे नहीं बैठती, बल्कि वो नाली में भी बैठती है, गंदगी पे भी बैठती है, जहाँ पे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या होता है, मक्खी की बॉडी पे केवल वॉमिट ही नीचे नहीं गिरेगी, केवल ऐसा नहीं कि वॉमिट ही नीचे आएगी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वो भी खाने पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि मक्खियाँ केवल खाना खाती नहीं, बल्कि खाना खराब भी कर देती हैं दूसरों के लिए। इसीलिए हम लोगों से क्या कहा जाता है कि हम हमेशा फूड आइटम्स को ढक कर रखें, प्रोटेक्टेड रखें, ताकि मक्खी उस पर ना बैठे। तो शायद आज आपको ये समझ में आया होगा कि मक्खी बैठने से खाने पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन मतलब जो एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है। ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो फ्रॉग का भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी तरह ही होता है कि इसके पास एक स्टिकी टंग होती है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारा जेली लाइक एक तरीके से चिपचिपा केमिकल होता है, जिससे ये क्या करता है, प्रे को चिपका लेता है अपनी जीभ पर। और उसके बाद ईसोफेगस में फूड आता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से क्या होता है, जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर और पैनक्रियाज के सेक्रेशन उसके ऊपर होते हैं। तो जैसा डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है वैसा ही पूरा डाइजेशन इसकी बॉडी में होता है। मगर एक खास बात क्या है, इसके पास एनस नहीं, बल्कि क्या है, क्लोएका नाम का एक ऑर्गन होता है। क्लोएका, क्लोएका मतलब एक ओपन वेंट होता है, मतलब एक ओपन ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है, सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल, सारा डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है। रिप्रोडक्शन के लिए भी इसी ऑर्गन का इस्तेमाल होता है इनके, ठीक है, क्लोएका। तो डाइजेशन की बात करें तो देखो, ये स्टिकी टंग आप देख पा रहे हो ना इसकी, कि ये कितनी चिपचिपी टंग है, इसके ऊपर कितना सारा सलाइवा है, जिस सलाइवा की वजह से क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट जो इसकी जीभ के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, इस पर चिपक जाता है। अब ये कितनी चिपचिपी होती है आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ये टंग है एक फ्रॉग की, इस फ्रॉग की टंग से आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका जो एक लेबोरेटरी डिवाइस है, या आप प्लेट समझ सकते हो, ये प्लेट इस पर क्या हो गई है, चिपक गई है ना। तो कितनी स्टिकी है, इतनी हैवी प्लेट होती है ये, वॉच ग्लास सॉरी
ये आपका क्या होता है, एक तरीके से मैटर को कंटेंट करने के लिए रखा जाता है लेबोरेटरी में। तो इसने इस हैवी मटेरियल को अपने ऊपर स्टिक कर लिया, लेकिन इंसेक्ट तो बहुत हल्का होता है, तो वो तो चिपक ही जाना है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, वैसे ही जैसे हमारी होती है। इंजेक्शन होता है, पहले फूड का इनटेक होता है, ठीक है, वो माउथ ओपन करके टंग से प्रे को कैच करता है और फिर क्या होता है, वकल कैविटी में उसे डाल लेता है। फिर फूड का डाइजेशन पेट में स्टार्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है। यहाँ पे खास बात जो याद रखने वाली है कि इसकी वकल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता। जैसे हमारी वकल कैविटी है, ओरल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है सलाइवा की वजह से, लेकिन इसकी वकल कैविटी में कोई भी डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन की, तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में उसके ऊपर लीवर और पैनक्रियास के सेक्रेशन काम करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, विलाई सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी बॉडी में भी विलाई है, देखिए आप ये देख सकते हो ना, प्रेजेंस ऑफ विलाई इंक्रीजेज द एब्जॉर्बिक सरफेस। और फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो क्लोइकल एपरेचर यानी क्लोइकल कैविटी से बाहर निकल जाता है। अब ये क्लोइका क्या होता है, इट इज़ अ वेंट मतलब एक ओपन ट्यूब होती है, वेंट मतलब ओपन ट्यूब, ओपन ट्यूब होती है, ठीक है। जो किस लिए यूज होती है, एक्सक्रेटरी मटेरियल को, यूरिन को रिमूव करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह भी यूज होती है और मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। अब सम हेल्थ इश्यू जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डायरिया, पहला हमारा क्या है, डायरिया। अब डायरिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डायरिया ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें दो वर्ड हैं, एक है डाई, एक है रेयो। तो डाई का मतलब क्या होता है, थ्रू, रिया का मतलब क्या होता है, फ्लो, ठीक है। यानी कि जब कभी हमारी बॉडी के थ्रू फ्लूइड का रिमूवल होने लगता है, द सच स्टेज इज नोन एज डायरिया। अगर हम WHO की डेफिनीशन पर ध्यान दें तो WHO की डेफिनीशन क्या कहती है, द कंडीशन ऑफ हैविंग एट लीस्ट 3 लूज लिक्विड वाटरी बाउल मूवमेंट्स। यानी जब हम फ्रेश होने जाते हैं सुबह, ठीक है, तो वो जो फ्रेश होने जाने में अगर हमारा फ्रेश होते टाइम बिल्कुल पानी की तरह मोशन आता है, तो उस कंडीशन को 2-3 बार आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। तो क्या हो गया, हमें डायरिया हो गया। कई बार क्या होता है, अगर ये डायरिया ज़्यादा रुक जाए शरीर में, यानी आपको 1 दिन 2 दिन के लिए डायरिया हो जाए, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है शरीर में, लॉस ऑफ वाटर में भी किसका, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जब कभी हमें डायरिया होता है तो इलेक्ट्रॉल पिलाया जाता है। अब ये डायरिया हो किन किन की बातों की वजह से सकता है, तो देयर आर सम कॉजेज। फर्स्ट इज़ एल्कोहल अब्यूज़, मतलब कि जब कभी बार बार बहुत ज़्यादा एल्कोहल लिया जाता है तो डायरिया हो सकता है। किसी किसी को क्या होता है, किसी किसी फूड से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी की वजह से उसे डायरिया हो जाता है, लूज मोशन आने लगते हैं। कभी कभी डायबिटिक कंडीशंस की वजह से आने लगते हैं, किसी को डायबिटीज होती है तो उसे भी ऐसे डायरिया के सिम्टम हो सकते हैं। किसी को कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जैसे कोलाइटिस, तो भी डायरिया हो सकता है। ऐसा फूड खाएं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत करता हो, तब तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। अब अगर आप पॉइजनस फूड खाते हैं या क्या कहते हैं, अम, सड़ा गला खराब पुराना बासा खाना खाते हैं, तो उससे भी हो जाता है। लेग्जेटिव एब्यूज़ मतलब कि किसी किसी को जो मिल्क में जितने भी शुगर्स होती हैं जैसे लैक्टोज होती है, ठीक है, इसका डाइजेशन नहीं हो पाता तो भी पेट खराब होने लगता है, ठीक है। या मेडिकेशन दवाइयों की वजह से भी हो जाती है, ठीक। सिम्टम ऑफ डायरिया की, डायरिया क्या होता है, वॉटरी स्टूल यानी कि लूज मोशन होना ही केवल डायरिया है या कुछ और भी सिम्टम होते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम है, पहला तो लूज मोशन आने लगेंगे, पानी की तरह फ्रेश होंगे आप। एब्डोमिनल क्रैम्प यानी पेट के निचले हिस्से में क्या होंगे, क्रैम्प, मरोड़ होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना और एक्सपेंड होना ऐसा लगेगा। एब्डोमिनल पेन यानी फिर जब क्रैम्प होंगे तो वहाँ दर्द भी होगा। फीवर, बुखार आ सकता है। फ्रेश होने जब जाएंगे तो स्टूल में, स्टूल मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है,
बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है वो स्टूल कहलाता है। उस स्टूल में म्यूकस भी हो सकता है, चिपचिपा होता है थोड़ा सा ये, ब्लॉटिंग, पेट फूल लगता है, नोज़िया, ठीक है, नोज़िया हो सकती है आपको, या बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है। तो देयर आर सम सिम्टम्स, पहचान कि अगर ऐसा कुछ हो तो मीन्स यू आर हैविंग डायरिया, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अब डायरिया से बचें कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, एक्सेस यूज़ ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी पिएं, क्योंकि अगर आप अनसेफ वाटर, अनक्लीन वाटर पीते हैं तो वो भी डायरिया कॉज करता है। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखें, कपड़े साफ़ पहनें, खाने पीने की चीज़ें साफ़ हों, बर्तन साफ़ हों, वो भी बीमारियां कॉज करता है। वरना हैंड वॉशिंग विद सोप, हाथ साफ़ हो, क्योंकि हाथ में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। अगर आप वही बैक्टीरियल वाले हाथों से खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया कैन कॉज डायरिया। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहा जाता है उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराई जाए। गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, मतलब अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाएं। लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें कि किन किन चीज़ों से हमें बीमारियां फैलती हैं, अवेयर करें लोगों को, ताकि वो सफाई रखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी सफाई हो जाएगी। रोटा वायरस की वैक्सीन देने से भी इसे कंट्रोल किया जाता है। अब अगर किसी को ये हो जाए, डायरिया हो जाए, लूज मोशन आने लगे, तो वो क्या करे? रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मतलब ORS का यूज करे। चीनी नमक का पानी पिलाया जाता है, वैसा पानी पिलाया जाए। जिंक टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि जो डायरिया एपिसोड होता है, मतलब कि जो बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है और धीरे धीरे डायरिया नॉर्मल हो जाता है, शरीर सही हो जाता है। आगे जाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार फिर बता रहा हूँ। टूथ डिके, टूथ डिके मतलब दांतों में गड्ढे हो जाना, दांतों में दर्द होना, या ब्लैक स्पॉट स्टेन आ जाते हैं, टूथ डिके, दांत का खराब होना, ठीक है। टूथ डिके क्या होते हैं? परमानेंटली डैमेज्ड एरिया इन हार्ड सरफेस ऑफ योर टीथ डेवलप्स टाइनी ओपनिंग और होल, जिसकी वजह से दांतों में होल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ये होता क्यों है? पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि अगर हम अपने दांतों की, मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं रखते तो ये हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाला फूड रखें, और ऐसा फूड खाएं जिसमें क्या होता है, फूड दांतों में चिपक जाता है, जैसे मैदा होती है, ऑल पर्पस फ्लोर, तो क्या होती है, मैदा चिपचिपा होता है। कुछ बिस्किट्स होते हैं जो बहुत फाइन पाउडर होते हैं, वो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सड़न होने लगती है, होती है वहाँ पे सड़न होती है। वो सड़न क्या कॉज करती है? टूथ डिके। शुगरी फूड खाने से होता है। अब शुगर जो होती है, जो शुगर है आपकी, शुगर जब बैक्टीरिया से मिलती है, किससे? बैक्टीरिया से, तो क्या होता है, एसिड हो जाता है मुंह में। क्या बन जाता है? एसिडिक हो जाता है मुंह हमारा। तो जब एसिडिक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एसिड क्या करते हैं, जलाते हैं, कोरोड करते हैं, तो कोरोजन करने लगेगा। तो मुंह की साफ सफाई नहीं रखते, जैसे रात में मीठा खाया और बिना टूथब्रश किए सो गए, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब अगर हम आगे बढ़ें अगले पॉइंट की तरफ कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें टूथ डिके हो गया है, तो सबसे पहले दांतों में दर्द, टूथ एक, टूथ सेंसिटिविटी, मतलब दांतों में ठंडा गर्म लगने लगेगा, सेंसेशन होगा, शार्प पेन होगा, जब भी कुछ खाओगे पियोगे तो बहुत तेज़ी से दर्द होगा। दांतों में आपको होल्स दिखाई देंगे, गड्ढे जैसे बन जाएंगे, दांतों पे धब्बे हो जाएंगे, जैसे जो लोग गुटखा खैनी खाते हैं उनके दांतों पे स्टेनिंग होती है ना, धब्बे पड़े होते हैं, वो हो जाएगी। पेन व्हेन यू बाइट डाउन, जब आप कुछ दांतों से काटोगे तो बाइट में भी क्या होगा, आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे टूथब्रश के ऐड आते हैं, सेंसोडाइन का या कोलगेट का, तो दांतों में उसमें क्या होता है, ब्लड आने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम टूथ डिके की पहचान है। अब दांतों की ख्याल कैसे रख सकते हैं, यानी दांतों में ब्रश अच्छे से करें सुबह शाम। क्या होता है फिर? डेंटल फ्लॉस, यानी कि दांतों पे धागा डाल के दांतों के बीच की सफाई करें, इंटरडेंटल क्लीनिंग करें। अपने मुंह को क्या होता है, फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश आते हैं ना आजकल बहुत सारे, तो आप माउथ वॉश से रिंस कर सकते हैं माउथ को, एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर। बैलेंस डाइट खाएं जो आपकी टीथ के लिए, आपकी ओरल कैविटी के लिए अच्छा हो। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें, जो दांतों में चिपक जाते हैं स्पेशली। और डेंटिस्ट के पास साल में 1-2 बार चले जाएं ताकि दांतों की रेगुलर चेकअप हो सके।
तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे आज के, जिनको आप समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।